हेलो। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री की दूसरी सीरीज लेकर के चलेंगे। और ये जो सीरीज है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आधारित है। परंतु इसमें एमसीक्यू तो दिए गए हैं, परंतु एमसीक्यू को करने से पहले कुछ टेक्स्ट को जानना जरूरी होता है, अन्यथा खुद के साथ बेईमानी होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज जारी है यह सिविल सर्विसेज अर्थात आईएएस और पीसीएस परीक्षा के ध्यान में रख करके ही निर्मित की गई है। जहाँ तक यूजीसी और नेट वाली बातें हैं तो आप याद रखिएगा, उसके लिए ये मेरे अलग से क्लासेस हैं, ठीक है, और उसके अलग से वीडियो है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि ये आपको वहाँ काम नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या लिखा हुआ, इंडस वैली। ये देखिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग ही देखना चाहिए कि हेडिंग का इसका क्या मतलब होता है। तो इंडस क्या है और फिर कह रहा वैली है। तो आप कहोगे कि इंडस एक रिवर है ना, एक नदी है ना, ठीक। अब ये जो रिवर है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 सहायक नदियां हैं, ठीक, क्लियर। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों, ठीक है, कि गोद में या घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई है उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर। लेकिन अब एक बात आता है कि क्या ऐसा ही है? देखिए, शुरू में तो ऐसा था। जब शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन या उसका उत्खनन शुरू हुआ तो ये सभ्यता केवल सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं की वैली तक ही ये सीमित रही। लेकिन वक्त बदला, और वक्त जैसे बदला तो ये जो सिविलाइजेशन है इसका दायरा भी बदला। और दायरा इतना बदला कि आप याद रखेंगे कि यह गंगा की वैली तक आ गई। तो क्या अब इसको आईवीसी कहना सही रहेगा, इंडस वैली कहना सही रहेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ठीक है। तो इसको क्या कहना सही रहेगा? तो इसका वह नाम रखा जाना चाहिए कि जिस स्थान पर इसका पहला उत्खनन हुआ उसका नाम रख दिया जाए, या जिस रिवर वैली में इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन विकसित हुई वह नाम रख दिया जाए। तो आप विद्वानों का एक वर्ग इसे हड़प्पा नाम देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि वर्तमान पाकिस्तान में एक जिला है मोंटगोमरी, जिसे साहिवाल भी कहते हैं। तो ये जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी में रावी रिवर है, और इसी रावी रिवर के दाहिने तट पर इस सभ्यता का पुराना स्थल जिसका उत्खनन हुआ है उसका नाम है हड़प्पा। इसलिए इसका नामंक्लेचर या नामकरण के लिए, ठीक है, विद्वानों का एक वर्ग कहता है कि इसे न कहा जाए, अपितु इसके स्थान पर इसका नाम क्या रख दिया जाए। तो उनका कहना है कि साहब इसका नाम हड़प्पा रख दीजिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन।
क्लियर? इतना आपने समझ लिया, नाम आपने समझ लिया। लेकिन अब हम जरा देखिए, नदी की बातें कर रहे हैं, रिवर की बातें कर रहे हैं, इंडस। तो आप याद रखिएगा कि ये जो पूरा सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें दो प्रकार की नदियां बहती हैं। एक रिवर कैसी है? आप कहेंगे कि सर परनियल है, ये देखिए लिखा है परनियल रिवर है। और दूसरा कह रहा है, ये देखिए लिखा है मानसून फीड रिवर्स है। तो मानसून फीड रिवर्स कौन थी? यही आपको याद रखना है, घग्घर और हाकरा थी। जबकि जो परनियल रिवर है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? यहां पर भी आपने सीख लिया। अब सवाल इस बात का है कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वह किसी न किसी नदी के तट पर है। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात के तट पर विकसित हुई है। और मिस्र की जो सभ्यता है, समकालीन सभ्यताएं हैं तीनों, ये नाइल रिवर की घाटी में विकसित हुई है। ठीक है, नाइल या नील नदी के तट पर या घाटी में विकसित हुई है। ये तीनों समान सभ्यताएं, ये भी आपने सीख लिया। अब फिर कह रहा है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ये कहां विकसित हो रहा है? दक्षिण एशिया में विकसित होता है। ठीक, कहां पर विकसित हो रहा है? दक्षिण एशिया में विकसित हो रहा है, साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में कहां विकसित हो रहा है? आप कहेंगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में विकसित हो रहा है। ठीक, इंडिया के कहां विकसित हो रहा है? आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट में विकसित हो रहा है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने देशों की सीमा बनाता था, तो आप कहोगे कि सर 3 देशों की सीमा बनाता था। क्लियर? कौन कौन से देश हैं? तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान के पूर्वी सीमा बना रहा है सर, और भारत की पश्चिमी सीमा बना रहा है सर। ठीक है, और अफगानिस्तान में इसकी उत्तर सीमा बनती है। ठीक है, क्लियर? और इसकी दक्षिणी सीमा वो अरब सागर को टच करती है। आइए जरा हम लोग मैप देखते हैं। ये देखिए आप, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा यही है क्या? कौन सा हिस्सा है ये वाला, ये हरे रंग में? तो आप कहोगे कि सर यही जो है सर सिंधु घाटी सभ्यता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये। क्लियर? ये देख लिया आपने। अब देखो आप, इधर क्या हुआ? पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये हिस्सा क्या हुआ? आप कहोगे कि सर यही एक डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट कहते हैं। कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट। ठीक है, थार रेगिस्तान। अच्छा, ये आपने सीखा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा ये क्या है? आप कहोगे कि सर ये काराकोरम हिल्स चल रही है सर, काराकोरम हिल्स चल रही है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा ये हिंदुकुश है, हिंदुकुश। ठीक है ना, माउंटेन है। अब एक चीज याद रखना, यही जो हिंदुकुश है ना, इसी हिंदुकुश के बीच से एक रास्ता निकलता है। ठीक है, और इस रास्ते का क्या नाम है? तो आप कहोगे यही रास्ता है सर खैबर पास। कौन सा पास? खैबर पास। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यदि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना चाहें, पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करना चाहें,
तो किधर से जाएंगे? इसी हिंदुकुश पर्वतमाला को या हिंदुकुश के बीच जो खैबर पास निकल रहा है, इसी से निकल करके वह एशियाई देशों में प्रवेश करते थे। ठीक, एक तो आपने ये चीज सीखा। तो इसका मतलब यहां आपने क्या सीख लिया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल टॉपिक कॉम्पिटिटिव अप्रोच का है। वैसे तो कहने के लिए ये सिविल सर्विसेज है, लेकिन ये किसी भी एग्जामिनेशन की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, क्लियर? आप स्थिर रहेंगे, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, तो आपको ये परिपक्व बना देगा और एमसीक्यू करना आपके लिए एक खेल का विषय बन जाएगा। तो आपने एक चीज ये सीख लिया। अब एक चीज बताओ, ये हमारा गुजरात है, गुजरात है ना, और यहीं पर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक स्थान है लोथल। लोथल है ना, और लोथल क्या है इस सभ्यता का? आप कहोगे पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर है। ठीक है, और ये देखो ये है सुरकोटदा, ये देखो ये है सुदका गेंडोर। ध्यान देना, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। ठीक, और यहीं पर है सुदका गेंडोर, सुत का गेंडोर। ठीक है, और ये भी एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर है। आज इसी स्थान पर चीन एक बड़े बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, और उस बंदरगाह का नाम है ग्वादर। ठीक है, मतलब सिपेक योजना, मतलब यहां से निकल करके, चाइना से निकल करके, कासगर से निकल करके और ग्वादर तक आने वाला जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहीं आ रहा है। ठीक, और इसी से थोड़ी ही दूर यहां पर मैप हमारे पास नहीं है, शायद नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, है ईरान का, ठीक है, चाबहार बंदरगाह। और जहां आज चाबहार बन रहा है, ठीक है, सिस्तान प्रांत के अंदर, वहीं पर कभी था उर बंदरगाह इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, और ये इंडिया बना रहा है। ठीक, इतना आपने सीखा, क्लियर? अब एक चीज देखना कि थार इसे अलग कर रहा है नेचुरली, हिमालय अलग कर रहा है, हिंदुकुश इसका डिमार्केटिंग कर रही है, अलग कर रहा है। ठीक है, और फिर इधर आप देख रहे हैं ये अरब सागर है, ये कैसे इसके लिए एक बेहतर व्यापारिक स्थितियां मौजूद कर रहा है। ठीक है, बिना व्यापार में विदेशी व्यापार आए हुए और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुए बिना कभी भी शहरीकरण का निर्माण नहीं हो सकता। ये जितने ही भव्य होगा, ठीक है, विदेशी व्यापार जितना भव्य होगा और हमारे खेतों में जितना फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे नगरों का उत्थान भी उतना ज़्यादा होगा। दैट्स ऑल, इतना आपने खत्म कर लिया। अब एक चीज याद रखना, आओ चलते हैं वहीं पर जहां पर हम लोग थे। अब यहां हम आ गए, पुनः आ गए। तो देखो, कह रहा है कि ये जो पूरा एरिया है, ये नदी घाटी है, नदियों के तट पर ही लोग बसे थे क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर चाहिए था लोगों को। ठीक है, और समकालीन दुनिया की कोई भी सभ्यता रही होगी, सब नदियों के किनारे रही। क्यों रही? क्योंकि लोहा नहीं था लोगों के पास, और जैसे ही लोगों के पास लोहे का ज्ञान हुआ, लोग नदियों से दूर पहाड़ों की तरफ गए, मैदानों की ओर गए, क्योंकि लोहे ने क्या किया, जमीनों को भेद करके पानी को खींच लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपने सीखा। लेकिन एक चीज देखिए, यहां कह रहा है कि जो ये टोटल एरिया है, यहां मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कह रहा है सर, ये मिट्टी एलुवियल पाई जाती है। सर, एलुवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी,
आप कहेंगे रिचेस्ट सॉइल में आती है। कौन? एलुवियल सॉइल। काफ़ी मुलायम मिट्टी होती है, काफ़ी पोरोसिटी होती है, काफ़ी फर्टिलिटी होती है, काफ़ी इसमें ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी इसमें ह्यूमस होते हैं, इसलिए यह हाईली फर्टाइल लैंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब इतनी चीजें जब आपने सीख लिया तो आपको एक चीज याद रखना होगा, दक्षिण एशिया का प्राचीनतम शहर का अवशेष कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। क्लियर? ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, मौसमी रिवर या मानसून रिवर, परनियल रिवर, ये सब भी आपने सीख लिया। ठीक, अब आपको कुछ चीजें और याद रखना है। ठीक है, समकालीन आपने सभ्यताएं भी सीख लिया। क्लियर? अब बात आती है कि इसका की फीचर्स क्या है। तो आप कहेंगे कि सर इसके जो शहर हैं ये मास्टर प्लान पर बने हैं, मतलब एक पूर्ण नियोजित योजना को पेपर पे बनाने के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। ठीक है, बहुत ही सुव्यवस्थित नगर है ये। फिर कर है बैक्ड ब्रिक्स हाउस, यहां पर पकी हुई ईंटों से मकान निर्मित है। ठीक है, फिर कह रहा है इलोबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, जितनी शानदार यहां पर जल निकासी की ड्रेनेज सिस्टम है उतनी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम आज के भी भारत के, ठीक है, छोटे नगरों में नहीं है। ठीक, यहां तक कि जो मेगा सिटीज हैं वहां पर भी नहीं है। क्लियर? और फिर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह दीजिएगा कि धौलावीरी सर, धौला वीर एक ऐसा स्थान है सर जहां पर, ठीक है, पीने की पानी की सप्लाई करने का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब इनकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, कह रहा है वो टेक्निक्स भी बहुत ऊंची है। वे हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में भी बहुत महारत हासिल है, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। और इनके पास मेटलर्जी का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। मेटलर्जी धातुओं को मिश्रित करके बनाना या धातुओं का शोधन करना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब कुछ में इनको महारत हासिल थी। फिर कह रहा है कि इनका जो कुछ प्रसिद्ध शहर हैं, तो उन प्रसिद्ध शहरों में कह रहा है कि हड़प्पा है, तो कह रहा है कि द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड, ये पहला शहर है जिसका उत्खनन हुआ है। और ये कहाँ है? मैंने आपसे बता दिया कि ये पाकिस्तानी पंजाब में है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख शहर है वो मोहनजोदड़ो है। फिर कह रहा है कि कुछ अदर बड़े शहर हैं, उसमें धौलावीरा है जिसका भी मैंने चर्चा किया, ड्रिंकिंग वाटर या वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर सप्लाई के लिए जिस पाइप का प्रयोग किया गया है वह लकड़ी के तनों का प्रयोग किया गया है। राखीगढ़ी है, हरियाणा का राखीगढ़ी है। ठीक है, ये सब बिग सिटीज हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात आता है कि हम आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे सामने देखिए कुछ नहीं करा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सिविलाइजेशन की क्या स्थिति है। तो आप ऐसे कर लो, एक ये बनाओ, इसको आप क्या कहोगे? नॉर्थ कहोगे ना, इसको आप ईस्ट कहोगे ही, इसको आप वेस्ट कहोगे और इसको आप साउथ कहोगे। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ठीक, क्लियर? और कह रहा है कि ये सेंट्रल पॉइंट का नाम है हड़प्पा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट का स्थल क्या है? तो अभी हमने आपसे बताया था, और वो देखो यहाँ लिखा होगा वेस्ट का, ये देखो ये लिखा है सुत का गेन गोर। ठीक है, लिखा है ना सुत का गेन गोर। ये कहाँ है? आप कहेंगे सर ये पड़ेगा पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, नॉट ईरानी बलूचिस्तान, ईरान के बलूचिस्तान में नहीं, अपितु, ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा?
आप कहोगे कि सर बलूचिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि चीन यहाँ अपना कोई बंदरगाह आज विकसित कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इन द वेस्ट में है ये, तो ये चीजें आप यहाँ उतार गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि दैमाबाद ये अहमदनगर में पड़ता है, और अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है। फिर कह रहा है मांडा, ये देखो मांडा होना चाहिए था, ये सॉरी गलती हो गया, मांडा। अब ये जो मांडा है ये है इसका नॉर्दर्न हिस्सा बना रहा है। ठीक, चिनाव नदी के तट पर है ये दास्त नदी के तट पर है सुतका गेंडोर। ठीक है, रिवर दास्त ऑन द बैंक ऑफ रिवर दास्त। और ये है रिवर प्रवरा पर है, ये लोकेटेड एट अ रिवर प्रवरा। और ये ईस्ट में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, और मेरठ में है आलमगीरपुर। यहाँ आप देख लो कहीं आलमगीरपुर लिखा होगा, ये लिखा है आलमगीरपुर। इसका क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक, तो ये चीजें आपने देख लिया। ठीक है, और इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है, जो पूरा एरिया है वो कितना है? आप कहेंगे 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है सर। ठीक है, क्लियर, ये आपने पढ़ लिया। ठीक हो गया ना? और अब एक चीज देखो, कह रहा है कि यहां पर जिस धातु का प्रयोग किया गया है वह धातु का नाम क्या है? आप कहोगे कि सर वो ब्रॉन्ज है सर, तांबा और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्लियर, किसको? तांबा को। इसका मतलब ये है कि जो तांबा है, ठीक है, ये मानव द्वारा यूज किया जाने वाला पहला मेटल है। ठीक है, कैल्को या तांबा का, है ना? अच्छा, अब जब आप ये चीजें सीख गए तो यहां पर एक चीज कह रहा है, आप इसकी भी बात कर लो, मेहरगढ़। तो आप कहोगे मेहरगढ़ सर ये पाकिस्तान में पड़ता है सर, और इसकी क्या स्थान है, क्या मतलब इसका महत्व है? आप कहोगे कि सर भारतीय भूभाग पर या भारतीय उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में ये जो स्थल है, ये स्थल क्या है? तो आप कहोगे कि सर यहीं से कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कृषि का पहला साक्ष्य यहीं मिलता है। और याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड में, दुनिया में अगर कपास का या कॉटन का कहीं से साक्ष्य मिलता है ओल्डेस्ट, तो वो मेहरगढ़ है। और इसी से सिद्ध होता है कि भारतीय लोग कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले लोग हैं। ठीक, कपास मतलब टेक्सटाइल जिससे बनता है, सूती कपड़ा बनता है, उसकी खेती करने वाले लोग, कपास की खेती करने वाले ये लोग दुनिया के ये देखिए लिखा है, ये देखिए लिखा है, शोइंग द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। क्लियर, आपने इस स्लाइड को भी सीख लिया। तो अब एक चीज और याद रखिएगा, अगली बातें करते हैं हम लोग। ये चीजें तो आपने सीख लिया, कंप्लीट सीख लिया है। ठीक है, और अब आगे हम लोग चलते हैं। ये भी आपने सीख ही लिया। ये देखिए खैबर पास यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, ये देखिए खैबर पास है। ठीक है, और इसी खैबर पास से ये लोग निकलते थे। ये हड़प्पा आप देख रहे हैं, ये रिवर है। ठीक है, रावी है। ठीक है, क्लियर, ये इंडस चल रही है, ये आपका, ठीक है, आ गया, ये सुतका गेंडोर आ गया। ठीक है, ये अरबियन सी है। ठीक है, क्लियर, ये लोथल है, अहमदनगर है। ठीक है, क्लियर, ये थार डेजर्ट आप देख रहे हैं कैसे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है, अलग किया हुआ है। हिमालय आप ये देख रहे हो। ठीक है, क्लियर, सब कुछ आपको दिखा दिया है। क्लियर, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही कारगर की चीजें हैं। ठीक है, और अब आप अगली बातें करिए। अब यहां देखो, यहां पर ऊपर लिखा है चार्ल्स मैसन।
ठीक है, ये अमेरिकन, ठीक है, क्या है, एक सर्वेयर है, एक जियोलॉजिस्ट हैं, और इनको क्या कहा जाता है, द मैन हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने ही हड़प्पा की खोज किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, लेकिन इन्होंने तो खोजा, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं, और इन्हें ही, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना जाता है। क्लियर? हु विजिटेड हड़प्पा इन 1853 एंड 1873। यहाँ हु विजिटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ हु विजिटेड का मतलब ये हुआ कि 53 से लेकर के 73 तक इन्होंने इस पूरी सभ्यता पर रिसर्च किया था। ठीक है, अब यहां पर एक मैटर ये आ रहा है 1856 में, ठीक है, डिस्कवर्ड, ये सब क्या मतलब है, देखो, भारत के वाइसराय थे, अरे सॉरी, वाइसराय मैं गलत बोल गया, गवर्नर जनरल, और वो थे डफरिन, नहीं सॉरी, डलहौजी। ठीक है, अर्ल ऑफ डलहौजी थे। तो वो रेल रोड का निर्माण कर रहे थे, तो वहां पर एक इंजीनियर इन्होंने लगाया था बर्टन को, और बर्टन ने एक दिन उनको सूचित किया कि सर, यहाँ पर जो हमारी रेल ट्रैक चल रही है सर, ठीक है, जो हड़प्पा के पास से निकल रही है सर, यहाँ लगता है कि कोई एक फॉरगॉटन, मतलब एक विस्मृत जो एम्पायर है सर, वो था, कोई एक लुप्त सभ्यता है यहाँ, ये खुदाई रोक दी गई, और अलेक्जेंडर कनिंघम को लंदन से बुला करके और इनको रिसर्च करने के लिए, ठीक है, नियुक्त कर दिया गया। क्लियर? तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। फिर ये हड़प्पा के साथ साथ कह रहा है कि यहाँ का एक दूसरा जो बड़ा शहर है वो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो एक सिंधी का शब्द है, सिंध नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है, और इसी का उपनाम है हिल ऑफ द डेड, मतलब मौत का पहाड़। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ से कब्रिस्तान तो नहीं पाए गए हैं, लेकिन लाशें बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर? और फिर कह रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन, इस पूरी सभ्यता की एक अनुमानित जो पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन थी। ठीक है ना, ये मैटर आपका एंड कर गया। अब हमारे सामने आ रहा है कि जो वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट भाग को कहा जाता है अर्ली हड़प्पन फेज। ठीक है, सेकंड को कहा जाता है मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, मान लो, ऐसे आप मान लो, ये आप देखो, ये 3 भाग हो गया ना, इधर वाला जो भाग आया वो प्री हड़प्पा है, ये जो आया ये मैच्योर हड़प्पा है, परिपक्व हड़प्पा है, इधर जो आया वो लेट हड़प्पा है, मतलब पतन का हड़प्पा है। ठीक है, तो यहां पर भी जो चलोगे तो ये जो सभ्यता थी ये ताम्र सभ्यता थी, कैल्को लिथिक कल्चर था यहाँ पर। ठीक है, सिविलाइजेशन था। ये ब्रॉन्ज आ जाता है, जब मैच्योर आता है तो ब्रॉन्ज आता है। फिर इधर जब आओगे, डाउनफॉल में आओगे, तब भी यहाँ पर क्या होगा, कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाएगा, मतलब आप कहेंगे ताम्र पाषाण सभ्यता, इसको भी कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर? इधर भी यही दौर है। ठीक है, ये भी कृषि समाज है, ये भी कृषि समाज है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये ट्रेड का और शहरों का युग है, मैच्योर सभ्यता। ठीक है ना, क्लियर? तो अब यही चीज कह रहा है कि अर्ली हड़प्पा फेज कब से माना जाता है, तो देखो यहाँ 4300 लिखा है ना,
4300 से 2700, तो आप सीधे सीधे 4500 करके याद रखो। अब कह रहा है कि द अर्लीस्ट सेटलमेंट एंड कल्चर इमर्ज इन द रीजन सच एज मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि का देखो प्राचीनतम साक्ष्य, मोहनजोदड़ो है और कोटदीजी है। तो अब यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या आईबीसी वैली का वह शहर कौन सा है जो अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा दोनों का साक्ष्य देता है? मोहनजोदड़ो, बट मेहरगढ़ नहीं, क्योंकि मेहरगढ़ उस समय तक जब वो मैच्योर हुआ तो वह, ठीक है, हमें जानकारी नहीं मिल पाती, संभवतः नष्ट हो गया होगा। ठीक है, कोटदीजी भी, ठीक है, ये मैच्योर में भी रहा है और प्री हड़प्पा में रहा है, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है मैच्योर हड़प्पा का टाइम क्या है, तो देखो ये कहीं लिखा होगा 2500 से 1750, यहां लिखा गया है 2700 से 1900 BC, ठीक है। कह रहा है द सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स पीक ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब यही जो दौर है 2700 से लेकर के 1900, ठीक है, लगभग 800 वर्षों तक ये अपनी कंप्लीट यौवन पर रहा, इसका नगर कंप्लीट यौवन पर रहा। और इसके बाद, ठीक है, कहता है कि इसके बाद इसका पतन शुरू हो गया और मैच्योर काल के जो शहर हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और तुर्तगई, ठीक है ना, ये भी आपने सीख लिया। फिर कह रहा है लेट हड़प्पा फेज, यहीं से इसका डाउनफॉल शुरू होता है, ठीक है। फिर कह रहा है द सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एंड कोलैप्स्ड, जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से डिक्लाइन करना शुरू करता है और अंतोगत्वा आते आते ये कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि सर पर्यावरण परिवर्तन होगा सर, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ विदेशी आक्रमण होगा सर, और कुछ आंतरिक जो है घरेलू जो झगड़े होते हैं वह हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि सम साइट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सच एज लोथल एंड बेट द्वारिका, लेकिन उस समय के भी कुछ शहर जैसे लोथल और ये जो है द्वारिका, भगवान कृष्ण का जो नगरी है, ये भी जो है, ठीक है, डिक्लाइन एज में पाया जाता है। क्लियर, ये भी आपने सीख लिया। तो आपके दिमाग पर क्या बनना चाहिए कि हड़प्पा जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। एक, अपने आप को बीच में ऐसे खड़ा कर लो, ये आगे आप किस दौर में, तो आप कहोगे कि सर ये जो हमारा दौर आया ये है हड़प्पा का, इधर प्री हड़प्पा और इधर डिक्लाइन हड़प्पा। इधर क्या है, आप कहोगे सर गांव है, इधर क्या है, इधर भी गांव है। ये जो बीच वाला हड़प्पा है यही हड़प्पा परिपक्व शहर है सर, ये पिक है उसका, मैच्योर जो हड़प्पा है उसका ये पिक है सर। क्लियर, तो आपने एक चीज सीख लिया। फिर आप याद रखो कि इधर जो है वो ताम्र सभ्यता है, मतलब कॉपर कल्चर है और कैल्कोलिथिक कल्चर है, और इधर भी कैल्कोलिथिक है, लेकिन याद रखना कि यही जो दौर है डिक्लाइन एज, इसी में आयरन का प्रवेश हो जाएगा, ठीक है, आर्य आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने फॉलो कर लिया। अब आओ आप आगे चलते हैं, ये कुछ देखो क्या है, ये सिद्ध कर रहा है उनकी टेक्नोलॉजी को। उनकी टेक्नोलॉजी बताने के लिए आपको ये फोटो दिए गए हैं। सबसे पहले आप ऊपर ये देख रहे हो, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो जैसे लगता है कोई लेख होक लिखा गया है, इसके बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है, यस। तो आप कहेंगे कि सर यही इनकी लिपि है, स्क्रिप्ट है, यही इनके स्क्रिप्ट है। लेकिन कह रहा है कि जो इनकी लिपि है ना वो, ठीक है, हैज नॉट एट बीन डिस्फर्ड, लेकिन वो अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन इस लिपि को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इस लिपि को पिक्टोग्राफिक कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक को हिंदी में अगर कहोगे तो आप कहोगे कि सर इसी को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, चित्र के रूप में है, कोई अक्षर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, एक लिपि
एक चित्र के रूप में दिख रहा है। तो एक चीज तो आपने इससे सीखा, ठीक। अब इस इमेज से देखो क्या सीखोगे आप। तो आप कहोगे कि सर इनकी टेक्नोलॉजी तो बड़ी ऊंची लग रही है सर। इसका मतलब ये कि ये हैंडीक्राफ्ट से, मतलब हथकरघा उद्योग इनका बड़ा विकसित है, क्योंकि ये जो साल ओढ़ रखा है बंदा, इसके ओढ़ने की एक स्टाइल है सर। और इसकी साल पर आप ये देख रहे हो 3 लीव्स बनी हुई हैं, 3 पत्तियों का क्या है, ऑर्नामेंटेशन है या अलंकरण है, ठीक है, ये आप देख ले रहे हो, ठीक। फिर इनकी जो हेयर स्टाइल है वो आप देखो कैसा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये लॉन्ग बियर्ड है एंड लॉन्ग हेयर है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखो, ठीक है, कि ये जो है रिबन से बंधा हुआ है, ये इनके हेयर स्टाइल है, क्लियर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ये जो मूछ है, जैसे मुसलमानों का आपने देखा होगा, मुसलमान क्या करते हैं, ये लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, बट इसको जो है मूछ जो है वो क्लीन रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तीसरी चीज देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये देखो ये क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि सर यह फेस पेंट या क्रीम से परिचित है सर, क्रीम से परिचित है, क्लियर। इसका मतलब ये है कि क्या वो लोग क्रीम से या काजल से, कोलेरियम से, ठीक है, लिपस्टिक से ये लोग परिचित थे। आप कहेंगे सर वेल नोन, ठीक है। और इससे क्या सिद्ध होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको रंग का ज्ञान भी है, ठीक है। और इस रंग का वो प्रयोग जीवों पर भी करते हैं, सजने और संवरने के लिए भी कर रहे हैं। भाई देखो ये रंग दिख रहा है ना आपको, तो रंग से परिचित होने का मतलब ये है कि वो रसायन से, रसायन का मतलब केमिस्ट्री से, वे वेल नोन हैं। फिर इस रंग का वो जीवों पर प्रयोग करना जानते हैं, इसका मतलब वो लोग वेल फेमिलियर हैं किससे, बायोकेमिस्ट्री से, क्लियर। ये समझ गए आप। इनको मानसून और मौसम से भी का इनको ज्ञान है, इसका मतलब इनको, ठीक है, क्या मतलब जानकारियां हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जिसे मौसम और मानसून का पता है सर, उसे क्रॉप पैटर्न का भी पता है सर, ठीक है, फसल चक्र का भी ज्ञान है इनको। ये आपने सीख लिया। अब इस लड़की पर आ जाओ। ये लड़की किस चीज की बनी है, तो आप कहोगे सर ये कांसे की बनी है, कांसे की है। तो कांसा क्या बता रहा है, धातुकर में विशेषज्ञता बता रहा है, मेटल्स और मेटलर्जी में ये इनको कह रहा है कि ये एक रिनाउंड स्टेज को होल्ड कर चुके हैं। दूसरी चीज, ये लड़की जो है ये चूड़ियां पहने हुए है, ठीक है, ये गले में, ठीक है, ये गार्लैंड भी पहने हुए हैं, ठीक है। इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है, तो आप कहोगे कि सर इससे मेटल्स और मेटलर्जी का जानकारी तो मिलती ही मिलती है सर, इससे एक चीज की और जानकारी मिल जाती है, इस लड़की के खड़े होने की स्टाइल से एक जानकारी और मिल रही है, और वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर फाइन आर्ट की जानकारी मिल रही है, इनके पास ललित कलाओं की जानकारी मिल रही है, ये नृत्यांगना है सर, ठीक है, क्लियर। ये भी इसकी जानकारी मिल जा रही है। फिर इसका ये जो बाल आप देख रहे हो ना, ये बाल में फिल्टिंग हुई है, मतलब इसने क्या किया है, जुड़ा बांध रखा है, ठीक है। तो आप बताओ क्या सिंधु घाटी सभ्यता मरी या अपनी यादों को हमारे बीच ट्रांसफर कर गई? तो याद रखना कि सभ्यताएं मरती नहीं है, सभ्यताएं अपने आने वाली पीढ़ियों को दे करके और अमरत्व को प्राप्त करती रहती हैं, ठीक है। मरता क्या है, आप प्रशासन मरता है, उनका बाजार मरता है, उनकी व्यापारिक व्यवस्था मरती है, ठीक है ना। तो ये भी आपने सीख लिया। फिर ये चीज देखो, इनकी सील है, सील मतलब मोहर जिस पर ठप्पा मारा जाता है, और उस पर आक्स नहीं है, ये बुल है, बुल या सांड की आकृति है, बुल, ठीक है।
बुल की आकृति हुआ करती थी, लेकिन एक बात याद रखना कि इनके जीवन में बुल का बहुत महत्व था। और एक सिंग, ठीक है, वन हॉर्न, ऑर्न जो होता है ना, एक सिंग का जो बुल है वह पवित्रतम माना जाता था। क्लियर, क्लियर ना। और इसके अतिरिक्त याद रखना कि इनकी जो सिल है उस पर एक नग्न नारी की आकृति भी बनी होती थी। उस नग्न नारी को इन्होंने क्या किया है, फर्टिलिटी का प्रतीक बताया है जॉन मार्शल ने, और कहा है कि यह मदर गॉडेस है। ठीक है, और ये भी इनकी सील पर उत्कीर्ण होता था। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि यह पशुओं में भी देवत्व देखते थे। ठीक है, साकार रूप की उपासना करते थे, धर्म से भी शायद ये बहुत डरते थे। ठीक है, क्लियर। और धर्म की उत्पत्ति तो डर मतलब प्रेम, प्रीति, स्वार्थ और भय से होती ही होती है। ठीक है, नहीं लाभ की भावनाएं हैं, नहीं डर है, तो धर्म ही नहीं है। इसका मतलब धर्म की बुनियाद डर है। ठीक है, तो ये सब भी आपने जान लिया। फिर ये वृक्षों की भी पूजा करते थे, पानी को भी पवित्र मानते थे, सांप की भी ये पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे। तो आज भी तो हमारे यहाँ नाग पंचमी होती है, आज भी तो हमारे यहाँ जल पवित्र माना जाता है। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारी यादों में, ठीक है, मौजूद है। ये आपने कर लिया। अब एक बात आपको और याद रखना है, ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे मरती है, नष्ट कैसे होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये एक है इतिहासकार है व्हीलर साहब, मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा है कि ये सभ्यता का डिक्लाइन होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि ये आर्यन इन्वेजन के कारण होता है। आर्य जो है एक विदेशी लोग हैं, उनका आक्रमण होता है, उसी से ही इसका पतन होता है। लेकिन वो कहते हैं कि दिस थ्योरी हैज़ नाउ बीन डिबंक्ड, लेकिन आज वो खुद अपने ही सिद्धांत को मानने से मना कर जाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर एक चीज आप और याद रखना, ये रॉबर्ट राइक्स है। ठीक है, ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, और इनका क्या सुझाव है, ठीक है, कि दैट टेक्टोनिक मूवमेंट एंड द फ्लड्स कॉज्ड द डिक्लाइन। इनका कहना है कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस या मूवमेंट, टेक्टोनिक मतलब प्लेटों का आपस में लड़ने से, पृथ्वी क्या है, एक प्लेट पर मूव कर रही है, तो ये प्लेटें समय समय पर क्या करती हैं, ये आपस में जब टकराती हैं तो वहाँ पर भूकंपी हलचलें होती हैं, अर्थक्वेक आता है, और फिर उसके कारण भी सभ्यता नष्ट होती है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि फ्लड भी, ठीक है, इनके डिक्लाइन का एक कारण हो सकता है, बाढ़ भी इनके पतन का कारण हो सकता है। फिर कह रहा है अदर कॉजेज साइटेड, अदर कॉज साइटेड इंक्लूड अ ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स। नदियों के सूखने से भी, ठीक है, सभ्यता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन कवर हो गया, जो आज भी आप जानते हैं कि हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को अविवेकी तरीके से काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। और फिर इससे क्या होता है, हम अपनी ग्रीनरी को नष्ट कर रहे हैं। जब ग्रीनरी को नष्ट करते हैं तो जानते हो एक चीज होता है, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ना, वो एक शील्ड का काम करते हैं, किसके विरुद्ध, CO2 के विरुद्ध। ठीक है, तो देखो अब आप ईंट बना रहे हो, ईंट बनाने के लिए आप किसको काटोगे, पेड़ को काटोगे ना, पक्की ईंट बनाने के लिए। फिर क्या है कि आपने ग्रीनरी को खत्म कर दिया। जब ग्रीनरी को खत्म कर देंगे तो यहां से जब ईंट आप बनाओगे तो यहां से CO2 का बादल बनाओगे आप। ये CO2 को आप क्या कर रहे हो, इमिट कर रहे हो, निकाल रहे हो। ये CO2 निकल करके ऐसे जाएगी, यूं मूव करती हुई, और ये हमारे वातावरण में ऐसे एक डोम बना देगी, एक गुंबद बना देगी। ठीक है, तो ये गुंबद में होगा क्या कि जो सूर्य से आने वाली ये किरणें आएंगी ना छोटी छोटी वेव के रूप में, ये तो नीचे आ जाएंगी,
लेकिन जब ये पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये कैसा बिहेव करेगी? तो आप कहोगे कि सर इट्स बिहेव लाइक अ मिरर। ये एक शीशे की, दर्पण की भांति काम करेगा, और फिर ये करेगा क्या कि इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और यही रेडिएशन है। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है ना? तो अब जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन से तो लॉन्ग वेव में होता है। तो जब ये लॉन्ग वेव में निकलेगी, यूं यूं बड़ी वेव में निकलेगी, तो ये जो CO2 का बादल है वो इसको जाने नहीं देगी। जब ये जाने नहीं देगी तो ये लौट आएगा नीचे, और ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर ये ट्रोपोस्फीयर जो लेवल है, ठीक है, ये पृथ्वी से 18-20 किलोमीटर ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, इसी में सारे हमारे पर्वत पाए जाते हैं, सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये सभी मेल्ट कर जाएंगे, और मेल्ट करने के बाद जब ये पृथ्वी पर आएंगे तो ये क्या करेंगे? कहीं बहुत डीप होंगे, कहीं बहुत सैलो होंगे। और इवोपरेशन जानते हो कहाँ होता है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इवोपरेशन तो होता दोनों जगहों से है, सैलो वाटर से भी होगा और डीप वाटर से भी होगा। ठीक है, तो अब ये कहो कि मैक्सिमम जो इवोपरेशन होगा वो डीप वाटर से होता है। तो अब ये जो इवोपरेशन आएगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब संघनन, संघनन मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये जो है आइस की बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में आएगा, और ये चट्टानें ऐसे आपस में तैरती रहेंगी। और जब ये तैरती हुई आपस में आएंगी और जब लड़ेंगी, तो लड़ने के बाद वो प्रेसिपिटेशन के रूप में या वर्षा के रूप में आएंगी। तो एक तरफ क्या होगा? हैवी रेन चल रही है, और दूसरी तरफ, ठीक है, आइस मेल्ट कर रही है, और उसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर हैवी रेन आएगी। देखो ये लिखा है, ठीक है, हैवी रेन आएगी, और इस हैवी रेन के कारण ये हैवी फ्लड होगा, और इस फ्लड के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई है। लेकिन कह रहा है कि यह एक कारण नहीं हो सकता, बल्कि अनेक कारणों में से एक हो सकता है। ठीक है, और इस प्रकार से यह सभ्यता नष्ट हो जाती है। फिर कह रहा है कि न्यू सिटीज इमर्ज्ड ओनली आफ्टर, कह रहा है कि लेकिन ये जो हमारी पहली सारी सभ्यता थी उसके नष्ट होने के बहुत दिन बाद, ठीक है, 1400 साल बता रहा है, 1400 साल बाद हमारी दूसरी नगरी सभ्यता शुरू हुई। लेकिन दूसरी नगरी सभ्यता वह लौहजुगीन सभ्यता थी, मतलब आयरन की कोख से आई थी, आयरन एज कल्चर था, और वह सभ्यता आज भी हमारे बीच में चल रही है। ठीक है, आपने ये सब सीख लिया। ठीक, अब एक चीज याद रखना, ईट ये पका रहे थे ना, और इनकी जो ईट है ना, ये जो ईट है ये 4:2:1 के रेशियो में बनती थी। क्लियर? अब बात आता है कि यहाँ किसका शासन था, कौन लोग शासन करते थे, डेमोक्रेटिकल लोकतांत्रिक विधि से शासन करते थे, या यहाँ मोनर्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो आप कहोगे कि सर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करते थे। लेकिन इसमें शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर थियोक्रेसी या धर्म की प्रमुखता थी। ठीक है ना? क्लियर? आभूषण आभूषण सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि आभूषण ये कौन से पहनते थे, तो देखो आज हमारी औरतें और हमारे जो पुरुष जो भी आभूषण पहनते थे वो सभी वो लोग भी पहनते थे, कोई अलग नहीं है। खाने पीने की चीज़ें आपसे पूछ लिया जाए तो आज जैसे लोग रहते हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, ठीक है, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें खाते थे ना, तो उस समय भी वहाँ पर भी खाते थे, मछली भी खाते थे। ठीक है ना? लेकिन आप याद रखना, ठीक है, नमक उमक की बातें मत लिखना, गन्ने की बातें मत लिखना। गन्ना वहाँ से नहीं पाया जाता, अरहर वहाँ से नहीं पाया जाता, बस। अब देखो, कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को ला दिए, लेकिन हमने जो मैटर आपको दे दिया, ये मैटर अगर आपने लिख लिया और ठीक एक बार आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, देश की किसी भी परीक्षा का आप इम्तिहान आंख मूंद करके दे सकते हैं। आंख खोलने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अब आप आइए देखते हैं।
कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कह रहा है निम्नलिखित में से वो कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, वास्तविक नाम हो सकता है, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता का आप क्या नाम रखना चाहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो आप कह दीजिएगा सर ये तो नहीं रखेंगे, सैंधव तो नहीं रखेंगे, ठीक है सर, द्रविड़ियन नहीं रखेंगे क्योंकि द्रविड़ बोली जो है, ठीक है, ये दक्षिण भारत में बोली जाती है सर, तो वहाँ ऐसा तो था नहीं, तो उसे हम क्या नाम रखेंगे, हड़प्पन नाम रखेंगे, हड़प्पा रखेंगे, क्योंकि हड़प्पा जो है यहाँ का फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट है, पहला उत्खनित स्थल है। फिर कह रहा आफ्टर सीइंग द हड़प्पा माउंट हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर हैड प्रेडिक्टेड दैट सम लॉस्ट सिविलाइजेशन इज हिडन हियर। कह रहा है कि हड़प्पा के टीले को देखकर, माउंट मतलब टीले को देख करके वह कौन था जिसने घोषित किया था, ठीक है, या भविष्यवाणी किया था कि यहाँ कोई एक छिपी हुई सभ्यता है, ठीक है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि 1826 में, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने ऐसा किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर के बारे में हमने आपको बता दिया है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग या इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जनक है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ये कौन है, अरे दयाराम साहनी लिखा है, मैं गलत बोल गया था। दयाराम साहनी कौन है, ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने डायरेक्टर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया है या एक्सकवेशन किया है। ये जॉन मार्शल ये डायरेक्टर थे और उन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई हुई है और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, ठीक है। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने ये नाम दिया है हड़प्पा। फिर कह रहा है कि वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया। तो आपको हमने शुरू में बता दिया था, हमने आपसे शुरू में कहा था कि आप मेरा एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो नरेशन चलता है उसको सुनिए आप। तो आप कह देंगे कि मेहरगढ़ है सर, कृषि का पहला साक्ष्य, भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, पशुपालन का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। फिर कह रहा है ये बहावलपुर क्यों है, आप कहेंगे पार्शियल ग्रेव सिस्टम्स, आंशिक रूप से दफन करने की जानकारी यहीं से मिलती है। वो आंशिक रूप से दफन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर एक आप कह सकते हैं कि मरने के बाद मैं किसी के लिए काम आ जाऊं, इस सोच का परिणाम होता है। इसमें मृतक को करते क्या है कि किसी सुनसान स्थानों पर ले जाकर के रख देते हैं, चील कौवे जो भी हैं, ठीक है, इस प्रकार के जंगली जानवर वो उसके गोश्त को खा लेते हैं, बस बची हुई हड्डियों को दफन कर देना ही पार्शियल ग्रेव कहा जाता है या आंशिक शवादान कहा जाता है। तो आंशिक शवादान का साक्ष्य यहीं से मिलता है, ठीक है, ये आप जान चुके हैं, वो भी जान चुके हैं। हाँ, ये चीज आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों को ट्विंस कैपिटल कहा था, किसने, पिगट ने कहा था, पिगट। खैर आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, पिगट ने कहा था। थर्ड, फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एविडेंस ऑफ कॉस्मेटिक फाउंड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थान है जहां से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां मिलती हैं। तो आप कहोगे सिंध में बसा हुआ, सिंध नदी के तट पर बसा हुआ, सिंध में सिंध नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है चन्हुदड़ो, ठीक है, और यही चन्हुदड़ो है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ चन्हुदड़ो, और यही जो चन्हुदड़ो है इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, और यहीं से ही कॉस्मेटिक गुड्स मिलते हैं। लोथल हमने बता दिया था आपको कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और ये लोथल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर यह एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, और इसी के पास है नौसारी जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी आप याद रखिएगा कि लोथल किस रिवर के तट पर है, तो आप कहोगे अगर रिवर पूछा जाए तो भोगवा कहना, भोगवा, रिवर भोगवा। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसके कॉन्फ्लुएंस पर या किसके संगम पर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे सर भोगवा और साबरमती के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए।
फिर कह रहा है कि विच एनिमल इज ए मोस्ट मार्क ऑन द सील ऑफ द हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा की जो सील है, मोहर है, उस मोहर पर किस जानवर की आकृति सर्वाधिक बनी है? तो आप याद रखना ये है वन हॉर्न बुल। ठीक है, अगर ये विकल्प में नहीं है तो आप ये मार देना। ठीक है, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली सही है, लेकिन ये परफेक्टली सही है। क्लियर? अब आगे चलो, तो निशान आपको ये लगाना है। कह रहा है कि फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पा हैव गोल्ड बैंगल्स बीन फाउंड, मतलब निम्नलिखित में से कह रहा है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर, ठीक है, सोने की चूड़ियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना हड़प्पा से पाई जाती है। ब्रासलेट एंड बैंगल्स जो हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली डेकोरेटेड ब्रिक्स वेयर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स। देखो, कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह कौन सा स्थल है जहां जमीन की फर्श को बनाने के लिए, फर्श समझ रहे हो ना, जिस पे हम लोग चलते हैं, फर्श जमीन, तो उस जमीन को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया है, ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स, ठीक है, का यूज किया गया है। तो आप कह देना कि सर कालीबंगा से है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में गंगानगर जिले में है, वर्तमान में शायद हनुमानगढ़ में आता है। ठीक है, क्लियर? और दो फसलों की एक साथ खेती का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है, मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, अब करा इसको मिलान कर दो, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। ये लिस्ट 1 में इनके पुराने शहर का नाम लिखा है और कह रहा है कि आज वह वर्तमान के किस नगर में बसे हुए हैं। तो कालीबंगा जो है वो गंगानगर में दिखा रहा है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो ये लरकाना में है। लरकाना ये वही स्थल है जहाँ से बेनजीर भुट्टो अपनी पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ा करती थी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये हड़प्पा है, ये मोंटगोमरी में है। आप इसे साहिवाल भी कर सकते हो, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ साहिवाल। चलो ठीक है, लोथालमरी 10 बार मैंने बता दिया अब तक कि यह अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, अभी इसको मिलाने की कोई मतलब नहीं रह गया। आइए, और इसी के साथ ये आपका आज का जो हमारा सेशन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक्स लिखिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। कुछ और जानना चाहते हो तो उसे भी लिखिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यह सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसमें यूजीसी के लिए मैटर नहीं था। फिर मैं आपको याद दिला दूं, यूजीसी के जो बच्चे हैं वह हमारे से, ठीक है, हमारे वीडियो का इंतज़ार करें और हमारी क्लासेस का इंतज़ार करें। ठीक है, मतलब सून ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपके बीच में ये मैटर रहा। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।